हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिडन प्रिंस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि राजकुमार जियांग चैंग और राजकुमारी यानली, इन दोनों के आने की खुशी में महल में जश्न रखा गया था और उसी जश्न में छुपकर वांगजी घुस आया था। वो अपने ब्रदर से मिलने में कामयाब भी हो चुका था। अब हम आगे देखते हैं। लैन शिचैन, जो वांगजी को गले लगाकर खड़े थे, उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। लैन हुआ भी रो रहा था। खैर, लैन शिचैन ने अपने आंसुओं को पोंछा और उन्होंने वांगजी को खुद से दूर किया। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। उन्होंने कहा, वांगजी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, और ऐसे छुपकर तुम बताओ क्या हुआ है? तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे? ये सुनकर वांगजी ने अपने आप को शांत किया और अपने ब्रदर की तरफ देखा और वो कहने लगा। उसने छोटे तरीके से सब कुछ कहा कि कैसे अंकल ने उसे कुछ भी नहीं बताया, उसे एक चिट्ठी तक लिखने का अनुमति नहीं दिया। उसके सारी चिट्ठियों को अंकल अपने पास ही रख देते थे और फिर अंकल ने उसे कुछ भी उसके ब्रदर के बारे में नहीं बताया और फिर वो भाग आया। और फिर वो यहाँ पर कैसे पहुँचा, सब कुछ बहुत ही छोटे तरीके से उसने अपने ब्रदर को बता दिया। जो सुनकर लैन शिचान हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि अंकल ऐसा क्यों कर रहे थे। नहीं, लैन शिचान ने बहुत सारी चिट्ठियाँ भेजा है अंकल को और लैन शिचान हर बार अंकल से चिट्ठियों में ये पूछते थे कि कब अंकल उनसे मिलने आएंगे और कब अंकल वांगजी को उनसे मिलवाने लाएंगे। वांगजी उनका भाई है, इकलौता भाई, इकलौता परिवार का इंसान जो बचा हुआ है इस दुनिया में। वांगजी के सिवा उनका और कोई नहीं है और वांगजी को वो बहुत प्यार करते हैं। लैन शिचान ने अंकल से कई बार ये पूछा भी कि वांगजी क्यों उन्हें कोई चिट्ठी नहीं लिखता, लेकिन हर बार कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ काम की बातों का ही चिट्ठी आता है, जैसे कि एक नया समझौता 2 महीने पहले ही हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि जितने भी जियांग क्लैन के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जियांग क्लैन से कल्टीवेटर तैयार किए जाएंगे, उनका शिक्षा सिर्फ और सिर्फ लैन क्लैन में होगा, जिससे लैन क्लैन को भी आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। ऐसे ऐसे कामों के लिए ही अंकल का चिट्ठी आता है और कोई काम नहीं। और ना ही वो कभी पूछते हैं कि कैसे शिचान यहाँ पर है, शिचान यहाँ पर खुश है या नहीं। एक बार के लिए भी अंकल ने ये पूछा नहीं कि शिचान खुश है या नहीं। ये सब कुछ सोचते हुए लैन शिचान ने अपने आंसुओं को पोंछा जो लगातार गिर रहे थे। उन्होंने वांगजी के गालों पर अपना हाथ रखा और बोला, वांगजी, तुमने गलत किया, बहुत गलत किया। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता, अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाता, अगर किसी को पता चल जाता कि तुम एक ओमेगा हो, तब क्या होता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता और मैं अकेला हो जाता। तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है वांगजी, तुम समझते हो? वांगजी जब बच्चों की तरह फिर से रो पड़ता है और कहता है, ब्रदर माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ब्रदर, अंकल के साथ नहीं। वो फिर से मुझे कैद कर देंगे और फिर से आपके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। आपके बारे में कुछ ना जानना, आपसे इतने समय तक दूर रहना मुझे बहुत ही दुख पहुंचाता है ब्रदर। मैं मुझे आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो। आपके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है ब्रदर। तो मैं कैसे आपको छोड़कर रह सकता हूँ? मैंने अंकल से बहुत ज़्यादा ही मिन्नती किया था। मैंने ये कहा था कि एक बार आपसे बात करवा दे, मैं फिर उनकी बातों को मानूंगा, जो कि मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है। आप अब जियांग फुरैन हो और जियांग फुरैन ऐसे ही किसी के साथ बात नहीं कर सकता। ब्रदर, आप बताइए, क्या मैं कोई ऐसा ही कोई हूँ? क्या मैं आपका ब्रदर नहीं हूँ? ये सुनकर लैन शिचान को सच में बुरा लगा। सच में वांगजी, सच में ये इकलौता भाई है उनका, उनका इकलौता परिवार, और अंकल ने ऐसा कहा। तभी बाहर से दरवाजे पर नॉक हुआ और एक सर्वेंट ने कहा, जियांग फुरैन, आपको तैयार होना होगा, जश्न शुरू होने वाला है। ये सुनकर लैन शिचैन ने कहा, हाँ, मैं अभी तैयार होता हूँ। फिर लैन शिचैन ने
लैन हुआ की तरफ देखा और बोला, हुआ एक काम करो, तुम और वांग जी तैयार होके आओ। तुम अपनी तरीके से वांग जी को तैयार कर दो। वांग जी मेरे साथ रहेगा, मैं वांग जी को अपने पास रखूँगा। अभी किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए वांग जी का असली परिचय, वांग जी कौन है। मैं बाद में इस बारे में महारानी यू से बात करूँगा। हुआ ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो वांग जी को लेकर वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। फिर लैन शिजान अपने आप तैयार होने लगे और सोचने लगे, माँ बाबा के जाने के बाद कैसे वो दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बने। अंकल उनके जिम्मेदारियों को तो लेते थे, लेकिन कभी भी इमोशनली उनके साथ अटैच नहीं थे, कभी नहीं। और अभी लैन शिजान को बस महसूस हुआ कि अंकल क्या सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अंकल को क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके जीने से, मरने से, उनके खुश रहने से, उनके दुखी रहने से। बचपन से ही वांग जी बहुत ही चुपचाप है। जब से माँ बाबा गुजरे तब से तो और भी ज़्यादा चुपचाप हो गया है। वो ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, लेकिन एक बार अगर किसी से घुल मिल जाए तो उसके पास वांग जी अपना दिल खोल कर रख देता है। लैन शिजान के साथ वांग जी एक बच्चा है जो लैन शिजान के लिए, लैन शिजान के पास रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे कि उसने अभी किया। वो लैन क्लैन से भाग आया है। कोई सोच भी नहीं सकता ये करने को, कोई लैन ये करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। यही सब कुछ सोचते हुए लैन शिजान तैयार हुए। वांग जी जो हुआ के तरह कपड़े पहनकर निकल आया था, उसके चेहरे पर खुशी था। वो अपने ब्रदर के साथ रहेगा, ये सोचकर ही उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और खुशी था जो लैन शिजान महसूस कर पाए। फिर लैन शिजान कहते हैं, चलो। लैन शिजान अपने कमरे से निकल आए। वांग जी और हुआ लैन शिजान के पीछे पीछे, और उनके पीछे पीछे और सर्वेंट्स आए। समारोह बहुत ही छोटा रखा गया है, सिर्फ करीबी मंत्री और परिवार के लोग। इसीलिए समारोह में सभी एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। लैन शिजान जिस तरफ बैठने वाले हैं उसी तरफ महारानी यू का भी आसन रखा गया है। वो दोनों ही फ्रेंड एक साथ बैठने वाले हैं। महारानी यू जो पहले से ही वहाँ पर थे, लैन शिजान ने एक बार सभी की तरफ देखा और सभी को बो किया। फिर वो महारानी यू के पास चला गया। महारानी यू के पास जाके उसने महारानी यू को बो किया। महारानी यू ने लैन शिजान की तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिलाया और फिर लैन शिजान को बैठने के लिए कहा। लैन शिजान बैठ गया और उसके पीछे वांग जी और हुआ भी बैठ गए। महारानी यू ने वांग जी को देखा और लैन शिजान से पूछा, ये कौन है? ये सुनकर लैन शिजान का गला सूख गया। वो अभी किसी भी हालत में ये सब कुछ नहीं कह पाएगा, उसे समय चाहिए। अगर अभी सबको वांग जी के बारे में पता चल गया तो शायद उसे सज़ा हो सकता है। नहीं, इसलिए लैन शिजान ने तुरंत अपने चेहरे को ठीक किया और उन्होंने कहा, ये एक सर्वेंट है, मुझे ये बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। यह सुनकर महारानी यू ने वांग जी को देखा। वांग जी जो अपना सर झुकाए बैठा हुआ था, वो भी डरा हुआ था अपने ब्रदर की तरह। महारानी यू ने अच्छे से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम रख सकते हो। वैसे भी तुम अपने पास ज़्यादा लोगों को नहीं रखते। जियांग फ्रैन को अपने पास बहुत सारे लोगों को रखना चाहिए, कोई काम आए या ना आए, लेकिन दिखाने के लिए ज़रूर। अब जो प्रधानमंत्री है वो उठकर खड़े होते हैं और सबकी तरफ देखकर कहते हैं, सभी उठ जाइए, महाराज जियांग फैमिया आ रहे हैं। यह सुनकर सभी अपने अपने जगह से उठकर खड़े हो गए थे। महाराज जियांग फैमिया जैसे ही आए सबने उन्हें बो किया। वांग जी ने पहली बार महाराज जियांग फैमिया को देखा। उसके ब्रदर और राजकुमार जियांगचंग के शादी के वक्त वांग जी को बाहर आने नहीं दिया गया था, इसलिए वो महाराज जियांग फैमिया को नहीं जानता। महाराज जियांग फैमिया के आने के बाद जियांगचंग आया। जियांगचंग के साथ बहुत सारे सर्वेंट्स थे, लेकिन एक इंसान था जो जियांगचंग के एकदम थोड़ा सा ही पीछे चल रहा था और उसके पीछे सारे लोग चल रहे थे। जो सबसे अलग दिख रहा था, लैन हुआ जियांगचंग को देखता है और धीरे से वांग जी को कहता है, वांग जी वो देखो, वो राजकुमार जियांगचंग है। वांग जी ने उस तरफ देखा और जियांगचंग को अच्छे से देखा। जियांगचंग का चेहरा एकदम अजीब बना हुआ था, जैसे कि उसे बिल्कुल भी ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा। वही चेहरा बनाते हुए वो अपनी जगह पर जाके बैठ गया और उसके पीछे वो इंसान जिसकी तरफ वांग जी का आंखें अटक गया।
ये इंसान, ये कौन है? यहाँ पर सारे लोग सफ़ेद और बैंगनी कलर के हानफूस पहने हुए हैं, लेकिन ये अलग है। हाँ, ये तो पूरा अलग है। इस इंसान ने पूरी तरीके से काले कलर के रोब्स पहने हुए हैं और ये रोब्स बहुत ज़्यादा महंगे दिख रहे हैं। इस इंसान के पास कोई तलवार नहीं है। यहाँ पर जितने भी अल्फाज हैं उनके पास तलवार है, लेकिन इस इंसान के पास तलवार नहीं है। इस इंसान के कमर में एक बांसुरी है। साथ में इस इंसान ने अपने चेहरे को एक मास्क से ढका हुआ है, जिससे इस इंसान का आधा चेहरा ढका हुआ है। खैर फिर भी वो होठ और उसके नीचे वो मूल। वांग जी और कुछ सोच नहीं पाया। उसने अपने आप को डांटा और बोला कि किसी इंसान को ऐसे देखना ये बहुत ही गलत बात है। तुम ऐसे कैसे देख सकते हो? वांग जी खुद को डांटते हुए नीचे देखता है। फिर समारोह शुरू होता है। समारोह चलते हुए कुछ ही वक्त गुजरा था, तभी नाच गाने के लोग आने लगे। नाच गाना होने वाला है। बहुत सारे सुंदर सुंदर ओमेगास हैं जो सबका मनोरंजन करने वाले हैं। ये सब कुछ वांग जी को पसंद नहीं, ना ही लैन शिचैन को, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते। लैन शिचैन चुपचाप अपनी आंखों को झुकाकर बैठे हुए थे। वांग जी जो अब धीरे से बहुत देर बाद अपने सर को थोड़ा सा ऊपर उठाता है और उसका नज़र सीधा उस मास्क पहने हुए लोग की तरफ जाता है, जिसका नज़र शायद उसकी तरफ है। समझ नहीं आ रहा वो मास्क, इसकी वजह से वांग जी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो इंसान वांग जी को ही देख रहा है। वांग जी ने आसपास देखा, नहीं, वो इंसान उसे ही देख रहा है। हाँ, वह इंसान वांग जी को ही देख रहा था। उस इंसान ने अपने गर्दन को थोड़ा सा हिलाया और कहा, वैसे तुम्हारा ओमेगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जितना मैंने सोचा था उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तुम्हें बहुत अच्छा ओमेगा मिला है। यह सुनकर जियांग चंग थोड़ा सा पीछे की तरफ देखता है और कहता है, आप चुप कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। पीछे बैठे हुए इंसान, मतलब जियांग चंग के पीछे बैठे वो इंसान अजीब तरीके से जियांग चंग को घूरता है और फिर सबके नज़रों से छुपकर अपने पाँव को आगे बढ़ाता है और सीधा जियांग चंग के पिछवाड़े पर एक लात मारता है। जियांग चंग बहुत मुश्किलों से खुद को संभालता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, अगर वो गिर जाता तो सबके सामने, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को रोकता है और बोलता है, क्या हो रहा है आपको? उस इंसान ने कहा, तुम अपने ओमेगा को कौन रिस्पेक्ट करता है? मतलब हाँ, तुम अपने ओमेगा को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन तुम किस तरीके के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो वो मुझे समझ आ गया है बेवकूफ़। ऐसा तो तुम कभी बाप नहीं बनोगे। जियांग चंग जो हड़बड़ा गया, उसने कहा, बाप? आप इन सारी बातों को यहाँ पर बंद करेंगे? वो इंसान एक गहरा सा व्रत लेता है और कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे ओमेगा के पास जो दूसरा ओमेगा है वो कौन है? जियांग चंग ने अब अपने नज़रों को लैन शिचैन की तरफ किया और लैन शिचैन के पीछे हुआ और हुआ के साथ कोई और भी बैठा हुआ था, जिससे जियांग चंग जानता नहीं है। जियांग चंग ने कहा, होगा कोई सर्वेंट, मुझे नहीं पता। यह सुनकर उस इंसान ने बस एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे कि वो एकदम थक गए हैं। जियांग चंग ने उस एक्सप्रेशन को देखा और बोला, मुझे देखकर ऐसे मत कीजिए जैसे कि मैं एकदम निकम्मा हूँ। वैसे भी आपको उस सर्वेंट को ना देखकर महारानी की तरफ देखना चाहिए। वैसे भी वो काफ़ी देर से आपको घूर रहे हैं। ये सुनकर जियांग चंग के पीछे बैठे इंसान ने अपनी नज़रों को अब महारानी की तरफ किया और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। उसने अपने नज़रों को झुका लिया और फिर कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था। जियांग चंग जो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसका हंसी फव्वारा बन के निकलने ही वाला था, तभी महाराज जियांग फैमिया ने कहा, राजकुमार जियांग चंग, आप हमें बताइए क्या हाल है? क्या हम भरोसा कर सकते हैं वेंस पर?
हालांकि समझौता हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पर समय बिताया है। समझौते के वक्त आप वहाँ पर थे। क्या हम एक बार फिर उन पर भरोसा कर सकते हैं? ये सुनकर जियांग चंग जिसके पसीने छूट गए, सच में वो वहाँ पर था। और जियांग चंग ने जब उनके साथ समझौता हुआ तब भी उसने सारी बातों को सुना था, लेकिन अब उनमें से कुछ भी उसे याद नहीं है। उसने अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस किया, जिसे देखकर जियांग चंग के पीछे बैठे इंसान ने एक और लात मारा जियांग चंग को, और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। सबका नज़र उस इंसान पर था। उस इंसान ने वो करते हुए कहा, महाराज, मैं बताता हूँ। राजकुमार जियांग चंग बहुत चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, अभी तो वो सही से बता नहीं पाएंगे। ये सुनकर महाराज जियांग फैमिया अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर मो, बहुत दिनों बाद। ये सुनकर मो ने एक अजीब तरीके से मुस्कुराया, जैसे कि वो थोड़ा परेशान है। फिर उसने कहा, हाँ, बहुत दिनों बाद महाराज और महारानी, आप दोनों को सुस्त देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ रहे, और साथ में आपके साथ आपका पूरा क्लैन भी खुश रहे। जियांग फैमिया ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर वो कहते हैं, मतलब मो कहता है, तो वेंस के साथ जो समझौता हुआ है उसमें हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वेंस पहले भी भरोसा तोड़ चुका है। एक बार जो भरोसा तोड़ता है, दोबारा वो भरोसे के लायक नहीं होता। यह सुनकर एक मंत्री कहता है, यंग मास्टर मो, माफ़ कीजिए, लेकिन वेंस, उन्होंने इस बार हर एक तरीके से भरोसे लायक काम किया है। हालांकि उन्होंने जो पहले किया था वो गलत था। उन्होंने विद्रोह करने का कोशिश किया, वो भी गलत है। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ज़मीन को हमें सौंप दिया, और साथ में उन्होंने समझौते पत्र में भी अपना मोहर लगा दिया है। तो फिर भरोसा क्यों नहीं हो सकता? यह सुनकर मो उस मंत्री की तरफ घूर कर देखता है, जिससे वो मंत्री थोड़ा सा डर जाता है। फिर मो जियांग फैमिया की तरफ देखकर कहता है, महाराज, भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि समझौते के बाद भी वेंस ने जियांग सैनिकों के ऊपर डार्क कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया है। यह सुनकर वो सारे मंत्री हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या? फिर मो ने कहा, हाँ, और उनकी हालत बहुत ही बदतर है। हालांकि वो ज़्यादा सैनिक नहीं थे, 4 सैनिक ऐसे थे जो समझौते के बाद वैन क्लैन गए थे, और वहीं पर वैन जूलियो ने ये किया। वैन रूहान को अपने बेटे पर कंट्रोल नहीं है। अपने किसी भी बेटे को वो अपने से जोड़ कर नहीं रख पाते। वो लोग अपनी मन मर्जी करते हैं। ऐसे इंसानों के साथ समझौता ये कभी नहीं टिकेगा, तो हमें सतर्क रहना होगा। यह सुनकर जियांग फैमिया ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ठीक है, मैं समझ गया। वन सीमा के पास जितने भी हमारे लोग हैं वो हटने नहीं चाहिए, बल्कि पहरा और बढ़ा दो। फिर और भी बातें हुआ, और फिर वहाँ पर सबने खाना पीना किया और जश्न ख़त्म हो गया। जश्न ख़त्म होने के बाद वो मास्क पहना हुआ इंसान, मतलब मास्टर मो, सबसे पहले निकल गए, जिन्हें जाते हुए सब देखते रहे। फिर मेन फैमिली के लोग, मतलब महाराज और महारानी, जैसे ही निकल गए ना, वैसे ही जो मंत्रियाँ हैं वो आपस में बातें करते करते निकल रहे थे, और उनके पीछे लैन शिचैन, लैन हुआ और वांग जी जा रहे थे। तो लैन हुआ, लैन शिचैन और लैन वांग जी, इन तीनों ने ही ये सुना। एक मंत्री कहता है, ये मास्टर मो अपने आप को समझता क्या है? पता नहीं ये कौन से परिवार से है, लेकिन ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही नहीं समझता। कभी भी उड़ आता है और अपना फैसला सुनाकर चला जाता है, और महाराज भी इसके फैसले को एकदम ही बिना किसी सवाल के मान लेते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि महाराज को ये अपने इशारों में नाचाता है। ये कहता है वेंस डार्क कल्टीवेशन करता है। मुझे तो लगता है ये मास्टर मो यही डार्क कल्टीवेशन करता है महाराज के ऊपर। यह सुनकर दूसरा मंत्री कहता है, चुप रहो, राजकुमार जियांग चंग अभी भी आसपास है। अगर उनके कानों में ये गया तो वो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। पता नहीं क्यों राजकुमार जियांग चंग इतने ज़्यादा
चिड़चिड़े हैं, लेकिन मास्टर मो के सामने वो एकदम ही शांत रह जाते हैं। मैंने तो एक बार मास्टर मो को उन्हें पीटते हुए भी देखा। ये सुनकर बाकी के जो 3-4 मंत्री हैं वो सब हैरान हो गए। वो मंत्री तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और बोलता है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। चलो यहाँ से चलो। लैन शिचान जो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, उन्होंने भी थोड़ा सा देखा था लास्ट में जो लात मास्टर मो ने जियांगचंग को मारा था उसे लैन शिचान ने देखा और वो हैरान हो गए। किसी राजकुमार को कोई सर्वेंट ऐसे नहीं मार सकता, ये कोई खास इंसान होगा। लैन हुआ पूछता है, मास्टर शिचान, ये मास्टर मो ये कौन है? शिचान ने कहा, हुआ मुझे नहीं पता, मैं अभी पहली बार देख रहा हूँ। 6 महीने में मैंने पहली बार इस इंसान को देखा है। खैर, ये इंसान जो भी है, इसके पास ताकत है। ये सुनकर वांगजी ने अपना सर खुजलाया। ये इंसान बहुत जाना पहचाना है, लेकिन कहाँ देखा है यही याद नहीं कर पा रहा है वांगजी। यानली जो पीछे से शिचान को बुलाता है, वो कहता है, शिचान रुकिए। शिचान जो मुड़ जाता है और राजकुमारी यानली को देखता है। यानली के साथ जंगलिन था। जंगलिन जो कुछ खिलौने लेकर खेल रहा था और वो बहुत खुश था। शिचान ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी यानली। यानली आगे आई और कहा, ओफो शिचान, मैंने पहले भी कहा है, मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम भी जियांगचंग की तरह मुझे शिजिए बुला सकते हो, समझ में आया? शिचान तुरंत अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, ठीक है शिजिए। फिर शिचान ने कहा, शिजिए आप सभा के बीच से कहाँ गए थे? यह सुनकर यानली कहती है, अरे ये देखो ना जंगलिन, इतने सारे खिलौने लेकर इसका तो अलग ही खुशी हो गया। ये उन खिलौनों को लेकर इधर उधर दौड़ रहा था, इसीलिए मुझे निकलना पड़ा। यह सुनकर शिचान ने मुस्कुराया और फिर जंगलिन की तरफ हाथ बढ़ाया। जंगलिन जो शिचान को पसंद करने लगा था, इसलिए वो शिचान के गले लग गया और शिचान के गोद में चला गया। यह सब कुछ वांगजी देख रहा था। तभी जंगलिन ने शिचान के गालों को पकड़ा और अपने बहुत ही प्यारे आवाज़ में कहा, फरैन आपको पता है ये खिलौने ना, ये मुझे आची ने दिया। वो बहुत बुला है, वो बहुत कम मुझसे मिलने आता है और बहुत कम मुझसे मिलने भी जाता है। मैं उससे कहता हूँ कि वो मुझे ज़्यादा मिलने जाए, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ ना, इसलिए। लेकिन वो मेरी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता। ये सुनकर लैन शिचान को कुछ भी समझ नहीं आया। लैन शिचान ने बोला, क्या ये आशी कौन है? यानली जिसे बहुत हंसी आया। यानली ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और बोला, ओह जंगलिन, अगर आशियन ने सुन लिया तो तुम्हें पीट देगा वो, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जंगलिन ने अपनी माँ की बातों को सुना और मुंह फुला लिया और फिर कहा, क्यों, आती तो बहुत अच्छा है, वो क्यों मुझे पीटेगा? वो मुझसे प्यार करता है। जंगलिन एक बड़े बच्चे की तरह, मतलब बड़े इंसान की तरह अपना सर हिला हिला कर ये सब बोल रहा था। वांगजी जिसे ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया। वांगजी को इसे गोद में लेना था, लेकिन वो यहाँ पर एक सर्वेंट की तरह है, तो वो बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चुपचाप बस उसके बातों को सुन रहा था। तभी वहाँ पर जियांगचंग आया। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर शिजिए? यानली ने बोला, कुछ नहीं, बस यहाँ पर हम आती को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर जियांगचंग जो ठहाके लगा के हंस पड़ा। सच में वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और लैन शिचान जियांगचंग को बस देख रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।